In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Dear students, today we are going to discuss the question Gulliver's Travels as a neurotic fantasy. हम आज ये एनालाइज करेंगे कि क्या गलिवर्स ट्रेवल्स एक न्यूरोटिक फैंटेसी है या नहीं है. इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं. देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस रेज्ड अगेंस्ट दिस कॉन्सेप्ट, ईदर इट इज़ अ न्यूरोटिक फैंटेसी और नॉट. तो हम आज इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि ये न्यूरोटिक फैंटेसी है या नहीं है. इसके लिए बेसिकली जो एक इसका कंक्लूजन है, जो क्रक्स है, वो ये है दैट इट इज़ नॉट अ न्यूरोटिक फैंटेसी बट अ बेसिकली रियलिस्टिक वर्क. न्यूरोटिक फैंटेसी होती क्या है, ये फैंटेसी से क्या मुराद है, ये न्यूरोटिक से क्या मुराद है. वन ऑफ द क्रिटिकल अप्रोचेज टू ग्लिवर्स ट्रेवल्स इज़ टू रिगार्ड दिस बुक एज अ न्यूरोटिक फैंटेसी. The word fantasy means a fanciful or unrealistic piece of writing, while the word neurotic suggests a mental disorder. This means that Gulliver's Travels could be the product of a deranged mind. यानी एक ऐसे दिमाग की इख्तरा, एक ऐसे दिमाग से निकला हुआ एक किताब है या उससे क्रिएट की हुई किताब है जो कि डीरेंज्ड है, यानी वो सही अपनी जगह पर नहीं है, खपा हुआ है, हिला हुआ है, या एक खपती इंसान की बनाई हुई किताब है. न्यूरोटिक एक ऐसा पर्सन होता है जो कि मेंटल डिसऑर्डर का शिकार होता है. तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी एपिसोड्स आई, हमने देखा ग्लिवर्स ट्रेवल्स में, हमने ये देखा कि देयर वर सो मैनी एपिसोड्स जिनको ये कंसिडर किया जा रहा था कि ये वाकई एक न्यूरोटिक फैंटेसी है, यानी ये एक बेवकूफ़, एक खपतुल हवास किस्म के, एक मेंटल शख्स ने लिखी हुई है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि बर्दाश्त के काबिल नहीं हैं. So this means now there is no doubt that there are certain morbid elements in this book, nor is there any doubt that it is a fanciful account of the experiences of a man called Gulliver. But it would not be a correct assessment of this work to regard it as the fanciful product of the disordered mind. हाँ जी, बिल्कुल. अगर हम इसको एक डिसऑर्डर्ड माइंड की एक क्रिएशन कहेंगे, यानी अगर कोई चीज़ किसी के पागल ने लिखी हुई हो तो उसको इतनी इम्पोर्टेंस तो नहीं मिलनी चाहिए. प्लस ये कि जब हम उसको असेस करते हैं अगेंस्ट द सैटिरिकल डिवाइसेस, अगेंस्ट द रिफॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ ग्लिवर्स ट्रेवल्स, प्लस ये कि इतनी सारी क्रिएटिविटी जो है वो किसी डीरेंज्ड माइंड की तरफ से नहीं हो सकती. ये एक ब्रिलियंट वर्क हो सकता है अलबत्ता, क्योंकि इसके लिए इतनी हाइट पे फैंटेसी, एक्चुअली उसका फैंटेसी इतना अबव द लेवल चला गया है कि वो कॉमन मैन की समझ से बाहर हो जाता है. वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको डिसऑर्डर्ड कंसिडर किया जाने लगता है. On the contrary, it is a brilliant work, and it could have been produced only by a man who had closely observed human life and who at the same time had a genius for satirical writing. Gulliver's Travels is an allegorical satire. The satire here is not mild but corrosive and fierce. मतलब ये हम लोग सटायर के क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि इसके अंदर जो सटायर है वो बहुत हाइट पे चला जाता है. दैट्स द रीज़न कि वो उसको हम कंसिडर करना शुरू कर देते हैं कि ये एक डीरेंज्ड, डीवैल्यूड माइंड की क्रिएशन है. समटाइम्स द सटायर इज़ सो बिटर एंड टू बिकम कन्विंसिंग बट अनकन्विंसिंग, बट बेसिकली द सटायर इन दिस बुक इज़ अ साउंड एक्यूजिंग ऑफ द ह्यूमन रेस. बिल्कुल दुरुस्त बात है. हमने बारहा इस बात का जिक्र किया है कि उसका जो सटायर है वो बेसिकली रिफॉर्मेटिव है. वो सोसाइटी में रिफॉर्म्स चाहता है. वो चाहता है कि वो बुराइयां जो सोसाइटी के अंदर मौजूद है वो ना रहें, तो उनको ख़त्म करने के चक्कर में ही हैज़ बिन डूइंग ऑल दिस. द मॉर्बिड एलिमेंट्स इन द पार्ट 1 एंड पार्ट 2, हम ये देखेंगे कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनकी बेसिस पर ये चार्ज उसके अगेंस्ट लगा के दैट दिस बुक वॉज अ न्यूरोटिक फैंटेसी. द फैंसीफुल एंड मॉर्बिड कैरेक्टर ऑफ द राइटिंग हियर इज सजेस्टेड बाय द फैक्ट दैट इन द फर्स्ट 2 voyages Gulliver visits lands inhabited by pygmies only 6 inches
high and giants of the huge size respectively. Lilliput is a country of dwarfs while Brobdingnag is a country of huge monstrous looking giants. When an author reduces human beings to the size of pygmies and treats them as no better than insects, he is giving evidence of neurotic mind. मतलब इंसानियत को इतना नीचे गिरा देना कि इंसेक्ट से भी नीचे ले जाना, उसको इतना पिग्मीज इतना छोटा कंसिडर करना कि वो महज कीड़े मकोड़ों से भी बदतर हो गए, ये एक मॉर्बिड माइंड इसको कहा जा सकता है, इसको सिक माइंड की क्रिएशन कहा जाता है. In Brobdingnag, Gulliver is disgusted to see the monstrous breasts of a woman when she is suckling her child. Her breast stood prominent 6 feet and could not be less than 16 in circumference. ये जो उसने इतनी ह्यूज उसकी डिस्क्रिप्शन दी है, ये भी एक किसी पागल इंसान की क्रिएशन लगती है. The nipples of her breasts were about half the bigness of Gulliver's head and they were covered with pimples and freckles so as to look very nauseating. ये वो हकीकतें हैं जिनको रियलिटी है कि हम ना पढ़ना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना देखना चाहते हैं. तो यहाँ पर लगता है कि वो बिल्कुल ही इसका दिमाग चल गया था, वो पागल हो गया था जो इस किस्म की डिटेल्स उसने किताब के अंदर दी हैं. द साइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ beggars in the Brobdingnag is equally disgusting to Gulliver. The sight of the lice crawling on their clothes, मतलब इस तरह की गंदी चीज़ें, बहुत सारी गंदी चीज़ें मैं आपको बहुत शुरू से बता रही थी कि इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको हम खुद भी डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं. लाइक एक्सक्रीशन का जो उसने किया, जो उसने फायर को एक्सटिंग्विश किया, वो एपिसोड है. फिर बहुत सारी ऐसी एपिसोड ब्रॉबडिंगनैग में काफ़ी ज़्यादा एपिसोड्स ऐसी हैं जिनको बेस करके हम ये कह सकते हैं कि ही वॉज रियली अ मेंटल पर्सन. फिर जब हम आगे चलेंगे लगैडो लिप्यूटा में, तो वहाँ पर बहुत सारी डिस्कस्टिंग चीज़ें होने जा रही हैं. बहुत सारे डिस्कस्टिंग एलिमेंट्स हमें फोर्थ वॉइस में भी मिले. तो ये सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें थी कि जिनको बेस बनाकर इसके ऊपर ये चार्ज लगाया गया कि ये किताब जो है ये एक न्यूरोटिक फैंटेसी है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक जो ब्रॉबडिंगनैग में द साइट ऑफ द लाइस क्रॉलिंग ऑन देयर क्लॉथ्स, के लोगों के कपड़ों के ऊपर जुएँ फिर रही हैं, ये इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो कहते हैं कि प्रोबेबली हैड अ न्यूरोटिक माइंड, कि एक खपती, एक पागल, एक जहनी मफलूज इंसान जो है वो इस तरह की चीज़ें प्रेजेंट कर सकता है. द पोर्ट्रेयल ऑफ द याहू इज़ ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ द ऑथर्स न्यूरोटिक माइंड. याहूज़ की जो पोर्ट्रेयल उसने की है वो भी एक न्यूरोटिक माइंड की ही क्रिएशन हो सकती है. द पोर्ट्रेयल ऑफ द याहूज़ इन पार्ट 4 ऑफ द बुक reinforces the impression that the author had neurotic mind. The Yahoos are described as filthy, gluttonous beings that arouse Gulliver's hatred and disgust at first sight. The more Gulliver goes near them, the more detestable they appear to him to be during his stay in that country. Gulliver thinks them to be the most unteachable of all brutes, having the strongest disposition to mischief. They have stupid desire of collecting stones and licking the feet and posterior of their leaders. The female Yahoos are very lustful. Gulliver actually begins to think his own countrymen and even the members of his own family to be no better than the Yahoos. All this indicates that Swift is expressing his own profound hatred for the human race. Gulliver's condemnation of his own countrymen also suggestive of the neurotic mind. इसमें उसने जितनी भी अपने मुल्क के लोगों की जो बदतारीफ़ियाँ की हैं उन सबको भी वो कहते हैं कि इसकी न्यूरोटिक माइंड की ही एग्जांपल्स हैं. द मैटर्स डज नॉट एंड हियर. ग्लेवर गिव्स क्रिटिसाइजिंग अकाउंट ऑफ द कंट्रीमैन लाइफ टू हिज एक्वीन मास्टर. He ridicules lawyers, judges, doctors and ministers of the state. Here we have a sweeping and wholesale indictment of the human race. The lawyers are described by him as persons who are trained in the art of proving by words that white is black and black is white, according to as they are paid. Doctors are generally incompetent pretenders who hardly even cure any disease, real or imaginary. The ministers in the country have only one passion, of desire for wealth, power and title. They use their daughters, wives and sisters to gain positions in the court. बिल्कुल ये इस किस्म की चीज़ों का जिक्र जो है वो उसको न्यूरोटिक साबित करता है. Political satire with deep roots in actuality. अब यहाँ से
असाइनमेंट का क्लाइमैक्स शुरू हो, एंटी क्लाइमैक्स शुरू होगा, यानी हम ने हाइट तक देखा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको न्यूरोटिक बनाती हैं। तो अब वो वाले सारे एलिमेंट्स हम डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ये साबित किया जा सकता है कि नहीं, वो न्यूरोटिक नहीं था, बल्कि ही वॉज बेसिकली अ सैटरिस्ट। पॉलिटिकल सटायर विद डीप रूट्स इन एक्चुअलिटी, कि ये रियलिटी पर बेस्ड है, ये फैंटेसी पर बेस्ड नहीं है, ये हकाइक हैं जो उसने एग्जाम्पल्स दे देकर बयान किए, जैसे कि द क्रिटिसिज्म ऑफ द ह्यूमन रेस कंटेन्ड इन द सटायर एंड ग्लिवर्स ट्रेवल्स इज सब्सटेंशियली we found and therefore witty. We have plenty of light-hearted and mirthful satire. The two groups in Lilliput debating over breaking of the egg from either side represent the religious sects in England. और ये वो बात है जो इम्पोर्टेंट है कि एक्चुअली इंग्लैंड में भी इस किस्म की हकाइक हो रही थी। अगर ये हकीकत में चीज़ें एग्जिस्ट ना की होती तो हम ये कह सकते थे कि ये किसी पागल खपती इंसान की प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये किसी इंटेलिजेंट शख्स का ही वतीरा हो सकता है कि वो मुआशरे में होने वाली बुराइयों को हाईलाइट करे, उनको रेडिकेट करना चाहे और उनको सामने पेश कर दे। और इतनी जुर्रत का मुजाहरा करना कि क्वींस एंड किंग्स एंड बड़े बड़े ओहदों पर लोग जो है उनकी जो गलतियां और खामियां निकाल कर सामने रख देना। The ironic portrayal of Flimnap symbolized the parliamentary skill of Sir Walpole, the annoyance of the Empress of Lilliput with Gulliver for having extinguished a fire in our palace by urinating on it was intended by Swift to be a satirical representation of the resentment of Queen Anne against him for having written A Tale of Tub. एक्चुअली क्या था कि जो टेल ऑफ टब जब इसने लिखी तो क्वीन एन को इस बात का गुस्सा लग गया और उसने इसके ख़िलाफ़ जो है वो इक़दाम किए। इसी चीज़ को उसने एग्जाम्पलरी सिम्बॉलिकली प्रेजेंट किया था एम्प्रेस ऑफ लिलीपुट के ज़रिए से। होलसम सटायर इन पार्ट 3, यहाँ पर उसने सारी वो एग्जांपल्स दी कि पार्ट 3 के अंदर जितना भी सटायर है वो बहुत आला दर्जे के सटायर दिया गया है। द इन्वेक्टिव इन पार्ट 4 में अलबत्ता जो सटायर है वो इतना हाइट पे चला जाता है कि वो इन्वेक्टिव की फॉर्म इख्तियार कर लेता है। इट कंटेन्स अनरिस्ट्रेन्ड एब्यूसिव लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारा पार्ट 4 में एब्यूसिव लैंग्वेज है। It is in this portion of the book which gives rise to the suspicion that Swift had a neurotic mind. Human beings are here depicted as yahoos, while horses are shown to be superior both mentally and morally to human beings. There is also sound criticism on wars and destruction. Gulliver himself neurotic at the end of the book. किताब के आखिर में भी ग्लेवर जो है वो न्यूरोटिक हो जाता है, क्योंकि उसे ये लगता है कि वो एक मतलब वो अपनी फैमिली के साथ रह नहीं सकता और उसे सेपरेट रहना चाहिए एंड थिंग्स लाइक दैट। ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसको प्रूव कर देती हैं कि ही वॉज बेसिकली नॉट अ न्यूरोटिक बट ही वांटेड टू। In the light of the above discussion, it is clear that Gulliver's Travels is not a fantasy. Anybody who had a real and prolonged experience of human society will not discard this book as a neurotic fantasy. As we have noted, there is certainly an element of morbidity in this book. Towards the close, Gulliver himself certainly becomes neurotic, but there is no reason to believe that Swift approves of Gulliver's extreme misanthropy. On the whole, this book is a realistic portrayal of human race. Exaggeration there certainly is, but no satire can be written without exaggeration, just as the art of the कार्टूनिस्ट कैन नॉट फ्लरिश विदाउट एग्जेजरेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपने करना ये है कि ये आपके पास एक कंप्लीट प्रिपेयर्ड असाइनमेंट है, इस असाइनमेंट को हैंड रिटन करें और इसके अंदर कोटेशंस का इजाफा करें। कोटेशंस लिखिए, क्रिटिकल कमेंट्री लिखिए, इसी के अंदर आपने वो डाल के एक नया असाइनमेंट बनाना है, अपने लिए बनाना है और उसको याद करके आपने लिख देना है। थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फॉर टुडे।